स्टैटिक राउटिंग को हमने डिटेल में देख लिया, समझ भी लिया। उसके बाद डायनेमिक राउटिंग के हवाले से भी हमने बात की, और डायनेमिक राउटिंग में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप, उसको डिटेल में देखा, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। उसके बाद EIGRP, और उसके बाद फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, विच इज़ OSPF। सबसे ज़्यादा नेटवर्क के अंदर 95% यूज होने वाला प्रोटोकॉल है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। सभी ने इसका नाम सुना होगा तकरीबन। आज से हम लोग इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिटेल में हम इसी को देखेंगे। और OSPF के हवाले से आज की क्लास में पहले एक मुख्तसर सा एक तारफ़ करेंगे, एक जनरली मैं OSPF के हवाले से बताऊंगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसको डिटेल में डिवाइड करके डिफरेंट टॉपिक्स की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमने बात की थी जब शुरू में डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के हवाले से, तो हमने 3 तरह के प्रोटोकॉल्स की बात की थी। एक डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग, एक एडवांस डिस्टेंस फैक्टर या फिर हाइब्रिड राउटिंग, और फिर लिंक स्टेट राउटिंग। तो जो था डिस्टेंस फैक्टर और एडवांस डिस्टेंस फैक्टर, वो थे रिप और EIGRP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। आज हम लोग बात करेंगे OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, जो कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब याद रखिएगा कि इन प्रोटोकॉल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर हम नहीं कर सकते, हर एक का अपना अपना फंक्शन है, हर एक का अपना अपना तरीका है काम करने का। लेकिन कुछ मेजर जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे जो रिप था, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, या EIGRP, इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, उनके अंदर ये था कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स की मदद से आगे तमाम तर लिंक्स की इंफॉर्मेशन, तमाम तर राउटर्स की इंफॉर्मेशन लेते थे। डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स के साथ जो है ना कनेक्टिविटी और उनके रूट्स अपडेट करते थे। जबकि OSPF जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए है, उनको इस वजह से डिस्टेंस फैक्टर कहते थे, चाहे वो डिस्टेंस फैक्टर हो या फिर एडवांस डिस्टेंस फैक्टर हो। क्यों? कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड डिस्टेंस की बेस के ऊपर जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स होते थे उनके साथ अपने राउट्स को एक्सचेंज करते थे, राउट शेयर करते थे। और जो OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये बेसिकली लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इसलिए है क्योंकि ये लिंक्स की इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है सबके साथ। लिंक्स किसको कहते हैं? इसके जितने भी इंटरफेसेस जहां पर भी कनेक्टेड होंगे आगे, जहां तक वो लिंक रीचेबल होगा, वो इंटरफेस पहुंच रहा होगा, वहां वहां तक ही अपने रूट्स को एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं दिस इज लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। और इट हैज फास्ट कन्वर्जेंस, ये बहुत ज्यादा फास्ट है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये याद रखिएगा। जैसे रिप जो है वो काफी टाइम के बाद पीरियोडिक अपडेट्स शेयर करता था, या फिर EIGRP भी, ये बेसिकली इस तरह से पीरियोडिक अपडेट्स नहीं बल्कि ये पार्शियल और ट्रिगर्ड अपडेट्स। जैसे फॉर क्यों ये पार्शियल अपडेट्स इसलिए भेजता है, या फिर ट्रिगर्ड अपडेट्स, ट्रिगर्ड से मुराद क्या होता है? जैसे रिवॉल्वर का ट्रिगर्ड होता है, दबाते फौरन से गोली चल जाती है। इस तरह से ये ट्रिगर्ड अपडेट से मुराद है कि इसके अंदर एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसको SPF कहते हैं। OSPF प्रोटोकॉल का नाम है, और इसके अंदर एक एल्गोरिदम चलता है जिसको SPF कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। SPF एल्गोरिदम की वजह से बेसिकली ये फास्ट काम करता है। ट्रिगर्ड अपडेट्स फौरन से ही जो है ना, किसी भी नोड में कोई चेंजेस आती हैं, किसी भी लिंक में कोई चेंजेस आती हैं, तो फौरन से पूरे राउटिंग टेबल में अपडेट हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिंक स्टेट राउटिंग एंड शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम प्रोटोकॉल। एल्गोरिदम भी है और ये इस प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। और इसका जो हेलो मैसेज का जो टाइम है वो हर 10 सेकंड के बाद जो है वो रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, वो तो आपको पता है ना, कोई भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है तो वो रीचेबिलिटी चेक करने के लिए हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करते रहते हैं। तो रिप के केस में क्या टाइम था? 30 सेकेंड्स।
ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है ना वो 10 सेकेंड्स है, और इसका जो डेड टाइमर है वो 40 सेकेंड्स है। 40 सेकेंड्स तक, वहां पर तो 240 सेकेंड्स तक जा रहा था ना। 30 सेकेंड्स तक पहले हेलो टाइमर, अगर नहीं मिलता, रिस्पॉन्स नहीं आता, तो 180 सेकेंड तक का होल टाइम टाइमर चला देता था, और उसके बाद आगे डेड टाइमर चलाता था 60 सेकंड मजीद। तो टोटल 240 सेकंड्स लेता था रिप जो है किसी रूट को अपने राउटिंग टेबल से रिमूव करने के लिए। जबकि OSPF जो है वो 10 सेकंड्स रीचेबिलिटी चेक करने के लिए हर 10 सेकंड के बाद हेलो मैसेजेस को शेयर करता है, और उसके बाद अगर वो हेलो मैसेज 10 सेकंड तक नहीं आता तो 40 सेकंड्स तक वो अपने राउटिंग टेबल में उस लिंक को रखेगा, और 40 सेकंड तक उसका डेड टाइमर ऑन करेगा। ठीक है। अगर लिंक स्टेटस अप है लेकिन हेलो मैसेज नहीं रिसीव हो रहा है, तो डेड टाइमर फिर इस केस में काम नहीं करेगा। उस केस में फिर जो है ना आप कोई अल्टरनेटिव पाथ जो है ना वो चूज कर लेगा। आपके किसी भी, चूंकि मल्टीपल पास होते हैं, जब हम वैन के ऊपर किसी भी प्रोटोकॉल को चलाते हैं तो डिफरेंट पास होते हैं इस नेटवर्क को, इस रूट को चलाने के लिए, और एक किसी पैकेट को किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो ये फिर किसी और अल्टरनेटिव पाथ को चूज कर लेगा किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर लिंक डाउन हो चुका है तो इस केस में आपके पास ये काम होगा। ठीक है। OSPF जो है ना वो एक स्केलेबल राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्यों? इसको OSPF को, SPF तो समझ आती है ना, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है। OSPF इसको ओ इसके साथ इसलिए लगा है क्योंकि ये ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड से मुराद ये कि ये हर एक वेंडर को सपोर्ट करता है। ये चीज नोट कर लें, तभी तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना पूरी दुनिया में। सिस्को हो, जुनिपर हो, हुआवे हो, पालो आल्टो हो, TP लिंक हो, ठीक है, कोई भी वेंडर हो उसके ऊपर आप OSPF को चला सकते हैं। इसी वजह से ये मल्टी वेंडर राउटिंग प्रोटोकॉल है, और इसी वजह से सबसे ज्यादा यूज होता है ये। जबकि EIGRP जो था वो सिस्को का प्रोप्राइटरी था, और उसके DM VPN के फीचर की वजह से कुछ वेंडर्स के लिए उसको ओपन कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन प्रॉपर ओपन स्टैंडर्ड वो प्रोटोकॉल नहीं था। और ये OSPF जो है ना ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और ये हर एक वेंडर के ऊपर आपने देखा जैसे मैंने बताया कि काम करता है। और इसको बनाने वाला जो है ना वो IETF है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने इसको बनाया है। ठीक है, इस स्टैंडर्ड को। ये 1976 तक की बात है, उस दौरान में ये इस प्रोटोकॉल को बनाया गया था राउंड अबाउट। IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने बेसिकली इसको बनाया है। और ये एक प्रोटोकॉल है जिसको मैंने SPF बोला था, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, और वो बेसिकली बैक एंड पे डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है। ठीक है, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। वैसे BS जिन लोगों ने की हुई है, और चाहे वो IT में की हो या फिर CS में की हो, आप लोगों ने ओपन स्टैंडर्ड ये डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम को लाजमी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीखा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। लेकिन मैं इसको मजीद डिटेल में सिखाऊंगा अभी कि डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम बैक एंड पे ये काम करता कैसे है, कि ये इतना जल्दी मल्टीपल एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ को चूज कैसे करता है। क्योंकि ये लिंक्स की कॉस्ट को चेक करता है। ठीक है, इसको इस वजह से शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं, ये क्योंकि हर एक लिंक की कॉस्ट को चेक करता है। जैसे वहां पर मैट्रिक्स चेक होती थी IGRP में, मैट्रिक्स का फार्मूला था, क्या फार्मूला था मुझे बताएं, आप बताएं अबरार। EIGRP में मैट्रिक्स कैलकुलेशन का क्या फार्मूला था? बड़ी डिटेल में मैंने करवाया था, फार्मूला भी और इसकी प्रैक्टिकल भी, और साथ कैलकुलेशंस भी करवाई थी, याद है ना? जी बताएं फिर। 10 की रेज्ड पावर 7 डिवाइडेड बैंडविड्थ प्लस डिले डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 256। वहां पर बेसिकली K1 और K3 बैंडविड्थ और डिले को यूज किया जा रहा था मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिए। और उसके अलावा उसके साथ साथ रास्ते में आने वाले नंबर ऑफ होप्स के ऊपर बात हो रही थी।
यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट होती है। कॉस्ट कैलकुलेशन का सिंपल फार्मूला होता है ओएसपीएफ के केस में रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये जो डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम है ना, यही एल्गोरिथम आईएसआईएस, ये भी इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, ये भी एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि एनए में तो नहीं, एनपी में इसको कुछ थोड़ा किसी हद तक पढ़ाया जाता है। तो ये उसके ऊपर भी डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी काम करता है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा इसके लिए। अब ओएसपीएफ के मेन फीचर्स क्या हैं? मेन फीचर्स ये हैं कि यहाँ पर जब भी किसी राउटर के ऊपर ओएसपीएफ चलता है, तो हर एक राउटर अपने आप को जो है ना रूट समझता है, और वो ये चाहता है कि इस पूरी टोपोलॉजी को वो मेंटेन वही राउटर कर रहा है। तो हर एक राउटर इस तरह से जब जिम्मेदारी लेके उसके अंदर एल्गोरिदम इस तरह से बनाया गया है कि पूरे रूट्स को, पूरी टोपोलॉजी को मेंटेन कर रहा है। तो इस वजह से तमाम तर राउटर्स जो है ना आपस में मैनेजमेंट को इजीली हैंडल कर रहे हैं, और इस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ जल्दी से कैलकुलेट करके दूसरे तक पहुंचा देते हैं कि इस लिंक में मेरे ये कॉस्ट आ रही है, इस लिंक में मेरे ये कॉस्ट आ रही है। तो इस तरह से हर एक राउटर को तमाम तर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कॉस्ट पहले से ही मालूम होती है। तो जैसे ही कोई एक लिंक डाउन होता है, तो अल्टरनेटिव पाथ को फौरन से चूज कर दिया जाता है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम है। इसके अलावा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो है ना, हमने देखा था वो नेबर राउटर के साथ अपने प्रीफिक्सेस को शेयर करते थे, अपनी इंफॉर्मेशन। ये भी वहाँ यहाँ पर भी नेबरशिप का कंसेप्ट वही है, बस पैरामीटर्स चेंज है नेबरशिप के। ठीक है, नेबरशिप की डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। और जो ओएसपी ईआईजीआरपी के केस में नेबरशिप को क्रिएट करने के लिए कौन सी मल्टीकास्ट आईपी को यूज किया जा रहा था? डॉट 10। हाँ, और रिप के केस में, और एक टू डबल ब्रॉडकास्ट आईपी थी 255 ये याद रखिएगा। रिप के केस में निबरशिप को या फिर दरमियान राउटर्स की आपस में रीचेबिलिटी के लिए एक 255 थी रिप वेरिएंट 1 के लिए, और रिप वेरिएंट 2 के लिए था 224.0.0.9 मल्टीकास्ट आईपी। जबकि ईआईजीआरपी में नेबरशिप को मेंटेन और नेबरशिप क्रिएट करने के लिए और मल्टीकास्ट मैसेज भेजने के लिए 224.0.0.10 आईपी थी। अब जो ओएसपीएफ के केस में, ओएसपीएफ चूंकि आपका वैन लेवल के ऊपर चलता है, आईएसपी लेवल के ऊपर चलता है, डिफरेंट वेंडर्स के दरमियान में चलता है, तो यहाँ पर दो तरह के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी और एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट आ जाता है। एक दो तरह की कनेक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी और एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट। जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है ना, वहां पर जस्ट कॉन्सेप्ट होता है मल्टीकास्ट, दो राउटर के दरमियान डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, दरमियान में कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, फायरवॉल टू फायरवॉल, इस तरह से जो कनेक्टिविटी होती है ना, इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो इस केस में 224.0.0.6 आईपी एड्रेस यूज करता है मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस ओएसपीएफ नेबरशिप बनाने के लिए। नोट कर लें इस बात को, ये बहुत अहम बातें हैं। ये चीजें समझ आएंगी तो बीजीपी समझ आएगा। मैं देख रहा था उमर साहब भी पढ़ा रहे थे, ये कासिम चला गया, देखे ना, सुफियान भी चला गया। सिंपल इनसे सवाल पूछ रहे थे ईआईजीआरपी के नेबरशिप के पैरामीटर्स क्या हैं, या ईआईजीआरपी मल्टीकास्ट क्या क्या करता है, क्या कंसेप्ट है, ये वो भी जवाब नहीं दे रहे थे। कोई भी वहां पर जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं, उमर साहब ने मेरे साथ ये शिकवा किया है। हालांकि कितनी डिटेल में मैंने ईआईजीआरपी और इन तमाम तर चीजों को आपको पढ़ाया हुआ था। ये सुफियान और कासिम, इन दोनों से स्पेशली पूछा है, और ये दोनों तो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जनवरी बैच के, बल्कि ये दोनों अक्टूबर बैच के इनमें से सुफियान जो है, लेकिन इन्हें कोई जवाब नहीं दे पाए। तो
मैंने बताया एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है और एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट होता है। तो जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी डायरेक्ट दो राउटर्स के दरमियान में जब हम OSPF चलाकर उनके नेबरशिप्स वगैरह मेंटेन रखेंगे, नेबरशिप को इनेबल करेंगे, तो वहां पर 224.0.0.6 आईपी एड्रेस को यूज किया जाएगा। और जब मल्टी एक्सेस सेगमेंट से मुराद है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो डिफरेंट राउटर्स लगे होते हैं और उनके ऊपर भी जो है ना OSPF चल रहा होता है। वहां पर एक राउटर हो सकता है, उससे आगे स्विच से आगे और मल्टीपल राउटर्स लगे होते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टी एक्सेस सेगमेंट। ठीक है, जहां पर आपके पास इथरनेट की कनेक्टिविटी इथरनेट लेयर के ऊपर काम हो रहा होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में सीरियल कनेक्टिविटी हुई होती है, फाइबर बिछी होती है। मल्टी एक्सेस सेगमेंट के ऊपर इथरनेट की कनेक्टिविटी हुई होती है। तो जब मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर DRBDR डेजिग्नेटेड राउटर्स या बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर्स और एक DR अदर्स का कंसेप्ट होता है, उनको जब इलेक्ट और सिलेक्ट किया जा रहा होता है, तो उस केस में फिर जो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस जो DR का होता है वो 224.0.0.5 होता है। ठीक है। अब OSPF चूंकि लिंक स्टेट राउटर प्रोटोकॉल है और ये लिंक्स की इंफॉर्मेशन पूरे नेटवर्क में जितने एक राउटर में जितने भी लिंक्स चल रहे हैं ना, जितने भी लिंक्स हैं या फिर इस पूरे नेटवर्क के अंदर जितने भी लिंक्स हैं, OSPF अपने एरिया के अंदर तमाम तर राउटर्स के साथ वो लिंक्स को शेयर करेगा। तो बर्डन बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हैवी बल्क में रूट्स आते हैं OSPF के। ठीक है, तो उस केस में फिर आपका iOS क्रैश होने के चांसेस होते हैं, या फिर इसके अलावा नेटवर्क स्लो होने के चांसेस होते हैं, नेटवर्क के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई इसका सोल्यूशन फिर OSPF के केस में ये है कि OSPF के अंदर मल्टीपल एरियाज बना दिए जाते हैं। एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2। ठीक है, मल्टीपल एरियाज बना दिए जाते हैं। जैसे वहां पर AS नंबर तो अलग है, यहाँ पर AS नंबर के साथ अंदर एरियाज भी बना दिए जाते हैं। जो राउटर सेम एरियाज के अंदर होंगे वही आपस में लिंक्स को एक्सचेंज करेंगे। और हर एक एरिया, इसी वजह से इसमें सिंगल एरिया OSPF और मल्टी एरिया OSPF का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो ज्यादातर हम बात करते हैं और ज्यादातर यूज होता है सिंगल एरिया OSPF यूज होता है, और अभी भी हम लोग सिंगल, ये देखें ना, नाउ डेज इट इज रिकमेंडेड टू डिजाइन सिंगल एरिया OSPF, स्पेशली आपके पास सिंगल एरिया जो कोर नेटवर्क्स बनते हैं। तो जहां पर LSA 1 2 से लेकर LSA 10 तक की अपडेट्स आती हैं। ये LSAs क्या है? लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स। ये जो लिंक्स अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, क्या क्या डाटाबेस एक्सचेंज होता है, तो वो LSA 1 से लेकर LSA 10 तक सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। हर एक LSA में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। अब तो मजीद अपडेटेड LSA 11 LSA 12 भी रिसर्चर्स ने उनको ऐड कर दिया है। करंट नई जो IETF में जो रिसर्च आ रही है उसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट यूज करते हुए LSA 10 11 LSA 12 LSA 13 तक भी जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए गए, लेकिन हम LSA 10 तक की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें, अब बकर भाई से पूछें, उन्हीं के पास होंगे मेरे ख्याल में वो ये ले जाएं, ये हैं, वापस रख लीजिएगा। ठीक है, चलें जी। ये OSPF का होता है रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस। इंटरफेस की कोई भी बैंडविड्थ होती है, शो इंटरफेस जो भी है, कोई भी एक इंटरफेस है, उसके आगे हम लोग लिख के उसकी डिटेल्स लिख के हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या बैंडविड्थ है। और रेफरेंस बैंडविड्थ जो है ना वो 10 की रेज़ टू 4 जैसे यहाँ पर मेंशन भी है 88 है। इसके अलावा ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मुराद है, बताइए मुझे। यानी ये सबनेटिंग को भी सपोर्ट करता है, सबनेट्स जो आते हैं। ठीक है, CIDR के साथ जब कोई वैल्यू आती है उसको भी सपोर्ट करता है।
अब ये जो LSAs की बात की है, ये दो राउटर्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में हो या फिर मल्टी एक्सेस सेगमेंट में हो, आपस में जब रूट्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो 7 फेजेस से गुजरते हैं, 7 स्टेट्स होती हैं इसकी नेबरशिप की, ठीक है। उन स्टेट्स के बस नाम आज देख लें, हर एक स्टेट को, और उस स्टेट के अकॉर्डिंगली इसके LSAs भी अपडेट होते रहते हैं। उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले स्टेट होती है डाउन स्टेट, जब हमने OSPF को इनेबल ही नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं है, राउटर्स के ऊपर जस्ट IP एड्रेसेस वगैरह कॉन्फ़िगर किए हैं, इंटरफेसेस अप किए हैं, उस टाइम पे जो राउटर्स होंगे प्रोटोकॉल के लिहाज से वो डाउन स्टेट में होंगे। उसके बाद जैसे ही हम लोग OSPF को इनेबल करेंगे तो वो इनिशियलाइजेशन स्टेट आ जाती है, इनिट स्टेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनिट स्टेट। उसके बाद जब दोनों एक दूसरे के साथ हेलो मैसेजेस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, जस्ट ये नाम आप याद रखें क्योंकि ये भूल जाते हैं, इसलिए पहली क्लास में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डाउन स्टेट, इनिशियलाइजेशन स्टेट, उसके बाद होती है टू वे स्टेट। ये तीन नेबरशिप की स्टेट्स होती हैं, एक होती है नेबरशिप और एक होती है एडजेसेंसी। नेबरशिप से मुराद ये होती है कि जस्ट एक दूसरे तक रीचेबल होना, एडजेसेंसी से मुराद ये होती है कि डेटाबेस भी एक्सचेंज करना, लिंक्स की इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करना, जो कि जिसकी वजह से ये मशहूर है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो ये तीन, पहले तीन जो स्टेट्स हैं ना, ये नेबरशिप की स्टेट्स हैं। ये काम लाजमी होना चाहिए, जब तक वो आपस में मल्टीकास्टिंग के जरिए हेलो मैसेजेस को एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक नेबरशिप नहीं बनेगी। जब ये कर लेंगे तो नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी। जब नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी तो इससे अगले जो पैरामीटर्स हैं ना, वो स्टेट्स हैं, वो हैं एक्सटार्ट, एक्सचेंज, सारे नीचे नोट्स में बड़ी डिटेल में लिखे हुए हैं, लोडिंग और फुल। तीन ऊपर वाली और चार नीचे वाली, ये टोटल 7 स्टेट्स हैं नेबरशिप की। जब OSPF स्टार्ट होने से लेकर तमाम तर लिंक्स की इंफॉर्मेशन दूसरे राउटर तक पहुंचा देता है, तमाम लिंक्स तक भेज देता है, तो इसके दरमियान में इन फेजेस से गुजरता है। हर एक फेज को LSAs के साथ हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और बात करेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, और वायर शार्क के जरिए पैकेट्स कैप्चर कर करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा OSPF की ऑथेंटिकेशन और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम लोग बड़ी डिटेल में बात करेंगे OSPF की, क्योंकि हम CCNP के अंदर भी OSPF को बड़ी डिटेल में देखते होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि NP लेवल की भी जो चीज़ें सारी जो है ना, वो हम इधर ही बात कर लें OSPF की। तो ये बेसिकली 7 स्टेट्स हैं, और इन 7 स्टेट्स के साथ साथ पैरेलल में जो पहली 3 स्टेट्स हैं, इनके साथ कुछ नेबरशिप पैरामीटर्स भी चलते हैं। जैसे हम लोगों ने EIGRP में बात की थी, मैट्रिक्स की वैल्यू सेम होना, ऑथेंटिकेशन की बात होना, तो यहाँ पर जो नेबरशिप के जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में राउटर आईडी वो यूनिक होनी चाहिए, एरिया आईडी, कहाँ राउटर जो है नेबरशिप बनाएगा, जहां जहां सेम एरिया में होंगे, तभी तो वो बल्क ऑफ लिंक्स जो होंगे वो एक एरिया के अंदर ही मैनेज होंगे। लेट्स सपोज 50 राउटर्स के ऊपर OSPF चल रहा है, अगर वो 50 के 50 राउटर्स एक ही एरिया के अंदर हैं तो वो तो बहुत ज्यादा लिंक्स बन जाएंगे ना, तो बहुत ज्यादा आपके पास हर एक राउटर अपने लिंक्स को बार बार सबके साथ शेयर कर रहा होगा, तो एक खिचड़ी बन जाएगी। उससे बचने के लिए उनको 10-10 के 5 एरियाज बना लेते हैं। लेट्स 10-10 राउटर्स को एक एक एरिया में रख दिया, 5-5 राउटर्स के हमने 10 एरियाज बना दिए, 15-15 राउटर्स। इससे ये होगा कि जो सेम एरिया के अंदर जो होंगे उनकी सेम एरिया आईडी होगी, और वही आपस में सब लिंक्स को शेयर करेंगे, और उन तमाम तर इंटरनल उनके जो लिंक्स होंगे दूसरे एरिया के साथ शेयर करने के लिए ASBR होगा, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, या ABR। ASBR अलग है और ABR अलग है। ASBR हम AS की बात करें पूरे एक ISP के अंदर, और ABR जो है ना, सिर्फ ये जो एक AS के अंदर भी डिफरेंट एरियाज क्रिएट होते हैं। अभी आपने बात की थी ना
कि एएस भी जो एरिया होता है वो डिफरेंट कंसेप्ट है और एएस जो है वो डिफरेंट कंसेप्ट है। एक एएस के अंदर हम डिफरेंट एरियाज बनाते हैं, तो उन डिफरेंट एरियाज के आपस में रूट्स को एक्सचेंज करने के लिए एबीआर यूज होता है, एरिया बॉर्डर राउटर। और डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान में रूट्स को एक्सचेंज करने के लिए एएसबीआर यूज होता है, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेबरशिप के पैरामीटर्स के हवाले से बात कर रहे थे। राउटर आईडी, एरिया आईडी उसकी यूनिक होनी चाहिए। उसके अलावा अथेंटिकेशन सेम होनी चाहिए। अथेंटिक यहाँ पर तीन तीन टाइप्स होती हैं, टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2। तीन तरह की अथेंटिकेशन होती है ओएसपीएफ के केस में। तो अथेंटिकेशन टाइप सेम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है तो सबनेट मास्क सेम होना चाहिए दो दो राउटर्स के दरमियान में, क्योंकि सेम नेटवर्क्स होते हैं दो इंटरफेसेस के दरमियान में। ठीक है, और उसके अलावा ये जो मैं अभी बता रहा था, पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। राउटर आईडी, नेटवर्क टाइप, लिंक कॉस्ट, हाँ, हेलो डेड टाइमर जो है वो भी सेम होना चाहिए। एरिया आईडी, प्रोसेस आईडी, इसकी हमने बात कर ली थी। और ये लिंक्स की इंफॉर्मेशन के साथ ये तमाम तर ये जो चीजें ना, ये सारे इनके पैरामीटर्स में भी आता है। और एलएसए जब शेयर कर रहे होते हैं लिंक्स की इंफॉर्मेशन, वो भी इनके साथ लगाकर भेजता है ओएसपीएफ। ठीक है, तो इसमें भी मुख्तलिफ एलएसए आ जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे फिर। ये स्टेट्स हैं जिनके हवाले से मैं भी बात कर रहा था। डाउन स्टेट, इनिशियलाइजेशन स्टेट, टू वे स्टेट, ये तीन जो है वो नेबरशिप के लिए और एडजेसेंसी के लिए, डेटाबेस को एक्सचेंज करने के लिए एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, और उसके बाद ये फुल स्टेट राउटिंग टेबल। फुल स्टेट में पूरा राउटिंग टेबल अपडेट हो जाता है। ये डाइजेस्टर एल्गोरिथम है, इसके हवाले से अभी नहीं बात करते, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। और दैट्स इट। बाकी ये ऑथेंटिकेशन की भी बात नहीं अभी करते। बस आज मेरा मकसद था जनरली आपको थोड़ा सा ओएसपीएफ का तारफ करवाना कि काम कैसे करता है और क्या क्या चीज़ें मेन यूज होंगी। हम मेन बात कर रहे हैं, जब ओएसपीएफ की बात कर रहे होंगे तो हम एलएसएस की बात कर रहे होंगे। ओएसपीएफ में सारा खेल एलएसएस का है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स का है। चूंकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो लिंक स्टेट के एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए सारी कन्वर्जेशन कम्युनिकेशन हो रही होती है। और एक नेबरशिप का है। और उसके बाद फिर इसके एरियाज के अंदर एबीआर और एएसबीआर का है। और फिर उसके बाद ओएसपीएफ की रीडिस्ट्रीब्यूशन का है। रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग सीखेंगे, ओएसपीएफ ईआईजीआरपी में कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर ईआईजीआरपी के रूट्स जो हैं वो एसपीएफ में कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे डिफरेंट डिफरेंट एएस के अंदर। ठीक है, बस आज के लिए इन तमाम तर चीज़ों को आप देखें, इसको समझें। और ये देखें 224.0.0.5 जो है ना, ओएसपीएफ राउटर्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए, और 224.0.0.6 जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेस डीआर और बीडीआर के इलेक्शन के लिए, जब मल्टी एक्सेस सेगमेंट के अंदर यूज करते हैं। और ये जो मैं ऊपर अभी लिख रहा था नेबरशिप के पैरामीटर्स, ये क्लियर वो लिखे हुए हैं एडजेसेंसी बनाने के लिए। नेबरशिप सक्सेसफुली जब बन गई तो हेलो इंटरवल सेम होना चाहिए, राउटर आईडी सेम होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, एरिया आईडी सेम होनी चाहिए, सबनेट मास्क सेम होना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो जिनकी बेस के ऊपर जो है ना आपके नेबरशिप के बाद एडजेसेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, इसके अलावा एमटीयू की बात करेंगे, ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे। वो तमाम तर चीज़ों को हम फिर जैसे जैसे एलएसए की बात आएगी, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, LSA 1, LSA 2,
उनके हिसाब से इनको देखते जाएंगे, अभी उनकी बात नहीं करते। चलें जी, बस ये मुख्तसर सा एक तारफ था OSPF का, इनकी 7 स्टेट्स को, इसके अलावा इनके पैरामीटर्स को, और इसके DRBDR के कंसेप्ट को, और फिर इसके अथेंटिकेशन की पॉलिसी को, और OSPF अनइक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, उस चीज़ के हवाले से भी। इन तमाम तर चीज़ों को हम लोग फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है यहाँ तक। कोई किसी को कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लगी हो या कोई बात ना समझ आई हो तो प्लीज़ पूछिए। ठीक है जी, चलें जी, बस एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे बात करते हैं। बस हम इसको क्लोज करते हैं एज सुन एज पॉसिबल।